हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का घटना चक्र का घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में, यानी कि इंडियन पॉलिटी। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले यानी 1 से लेकर 13 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं। प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री का भी जो है करीब करीब 9 या 10 क्लास करा चुके हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का भी करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरी पॉलिटी। और सवाल तो यहाँ से आते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है 14 और 15 चैप्टर पेज यानी 14 और 15 चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति है, समझ गए। तो चलिए हम लोग देखिए, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसके बाद महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है। इस तरह से देखिए अभी पूरा अभी ये सब बाकी है। और मैं जो हूँ आपका बीपीएससी का जो है बीपीएससी होने वाला था, 72वीं बीपीएससी होने वाली थी, तो ये जो है कैंसिल हो चुकी है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। और ये जो है एग्ज़ाम अब करीब करीब बात हो रही है कि अक्टूबर या नवंबर में होगी, अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होगी। तो अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होगी तो करीब करीब आपका हम सोच रहे हैं कि एक दिन में दो करके, समझ गए, 10 से 15 दिन में इसको ख़त्म कर दें, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के पहले तक जो है आप रिवीजन कर सकें और इसको पढ़ सकें। दूसरी बात, आपका जो टीचर का आने वाला है, टियरी 4 जो है, टियरी 4 भी आने वाला है। तो इसके लिए भी आप, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी करके इसको समाप्त कर दिया जाए। और अभी जो मैं हिस्ट्री में आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ, आधुनिक भारत, क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, समझ गए, एग्जाम में। प्राचीन भारत पढ़ा रहा था, जैन धर्म तक करीब करीब पढ़ाया था शायद। और उसके बाद मैंने सोचा कि आधुनिक भारत पहले पूरा खत्म कर देते हैं, क्योंकि सवाल उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आधुनिक भारत जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है प्राचीन भारत में जो भी चैप्टर बाकी हैं उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत, इस तरह से जो है आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद से रहा ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो करीब करीब 8 से 9 क्लास हो चुका है, तो वो भी जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो भी मतलब और भी बुक्स हैं उनको जो है सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले जो है इसको मतलब समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहा जाता है। तो इसमें हम लोग चलिए देखते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसका मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। पहला, नीति निर्देशक तत्वों को उपबंध जो है न्यायालयों द्वारा लागू इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरा, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत यानी कि फंडामेंटल है। तथा तीसरा जो है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के
लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और आय की असमानताओं को कम करने एवं प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 देखते हैं। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, धन और उत्पादन साधनों का संकेंद्रण न हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाई बनाने हेतु आवश्यक शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं सीमाओं में काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं अशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश एवं सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने के प्रयास के साथ विशेषकर ग्रामों में कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 ख के अनुसार राज्य सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगा और उनके सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि को सुधारने को प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग के निषेध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 जो है के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करेगा। अब हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर जो है हम लोग देखेंगे क्या अंतर है। मौलिक अधिकार पहला देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है किसके बारे में, तो मौलिक अधिकार के बारे में। नीति निर्देशक तत्व पहला भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है किसके बारे में, तो आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भाग 4 में उल्लिखित है। दूसरा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है क्या, तो मौलिक अधिकार। दूसरा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है क्या, तो आपका नीति निर्देशक तत्व। तीसरा इनकी प्रवृत्ति मुख्यतः नकारात्मक यानी कि राज्य पर कतिपय सकारात्मक दायित्वों के अतिरिक्त है। तीसरा इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चौथा, ये वाद योग्य है। उल्लंघन पर न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तन, ये गैर वाद योग्य है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं, मतलब नहीं किया जा सकता। ठीक है। पाँच नंबर देखिए, संविधान प्रदत्त अधिकारों के रूप में विधिक स्तर पर मान्य। पाँच नंबर देखिए, राज्य को संवैधानिक निर्देश जिन्हें नैतिक और समानता राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। छः नंबर देखिए, लागू करने में कुछ मामलों को छोड़कर विधान की आवश्यकता नहीं। 6, लागू करने के लिए विधान नियम आदि बनाने की आवश्यकता। 7 नंबर, मुक्त व्यक्तिगत अधिकार कल्याण को प्रोत्साहन। 7 नंबर, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए। 8 नंबर, नागरिकों एवं व्यक्तियों को स्वतः प्राप्त। 8 नंबर, सरकार द्वारा क्रियान्वयन नागरिक स्वयं दवा नहीं कर सकते। प्रश्न को पहला सवाल देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है तो डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है तो सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। तीन नंबर देखिए सवाल, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखते हैं अभिकथन ए, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कारण आर, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनना है तो आपका जो है अभिकथन ए भी सही है और आर भी सही है, जिसमें जो है और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो इसलिए पहला देखिए ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए गलत होगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है किंतु आर ये भी सही गलत है, तो राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर डी। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 का सब क्लॉज 1 में कहा गया कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 37 के अनुसार यद्यपि राजनीति के निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु इनमें अधिकथित तत्व देश को शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। साथ ही इनमें कुछ स्पष्ट राजनीतिक संस्थागत उद्देश्य जैसे पंचायती राज, समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी शामिल किए गए हैं। अतः इस आधार पर अभिकथन ए सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मूल उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना।
इस प्रकार कारण आर भी सही है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 4 नंबर सवाल देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राजकृत के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। 5 नंबर, निर्देशक तत्व क्या है? तो बी, अवाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व जो है अवाद योग्य है। 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, पहला, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो राइट आंसर डी, ना तो 1 ना तो 2, दोनों के दोनों सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC सीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। सात नंबर, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे, पहला, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका 2 और 3 सही है, यानी डी, केवल 2 और 3 सही है। ये गलत है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के शासन संचालन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है तथा इस प्रकार ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने अनेक नीति निर्देशक तत्वों को अपेक्षित विधि बनाकर लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा या बीबी रामजी 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। 8 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो डी, अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें
अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 9 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। 9 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। 10 नंबर सवाल देखिए, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी इनफोर्सिबल नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, तो इसलिए राइट आंसर सी होगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। 11 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर सी, यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अतः ये राज्य पर एक कानूनी रूप से बाध्य कर्तव्य लागू नहीं करते, किंतु फिर भी इनमें अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वस्तुतः राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विधायिका और कार्यपालिका के लिए संविधान प्रदत्त सकारात्मक निर्देशों के रूप में है और ये विधायिका और कार्यपालिका कृतियों पर निर्बंधन नहीं है। अतः प्रश्नगत कथनों में विकल्प सी का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों कथन सही है। 12 नंबर, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यह संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था के उद्देश्यों को उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही दिया गया था। 13, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। 14 नंबर, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ए, मौलिक अधिकार, बी, मौलिक कर्तव्य, सी, प्रस्तावना, डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर होगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आंसर होगा। 15 नंबर, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है डी, ए और सी में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी में नहीं। 16 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो डी, उपरोक्त सभी। ए, समाजवादी और बी, उदारवादी, बौद्धिकतावादी, सी, गांधीवादी। तो राइट आंसर डी होगा।
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधानविदों के बीच प्रचलित मानक वर्गीकरण के अनुसार सहज अध्ययन के लिए 3 प्रमुख वैचारिक वर्गों समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो आपका जो हो जाएगा 2 और 4, 1 खत्म 3 खत्म, 2 और 4 यानी कि 2 और 4 होगा राइट आंसर सी। कथन ए, ग्राम पंचायतों का गठन, और कथन 3 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। जबकि कथन 2 जो है समान नागरिक संहिता, और 4 जो है काम का अधिकार अन्य वर्ग को उदार बौद्धिकतावादी एवं समाजवादी के नीति निर्देशक तत्व हैं, गांधीवादी नहीं। अतः गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप न होने वाले नीति निर्देशक तत्व 2 और 4 है। 18 नंबर, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? डी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। 19 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सी, आयरलैंड से। 20 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है? ए, आयरलैंड के संविधान से। 21 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांत है? बी, वादयुग नहीं है, राइट आंसर बी है। नीति निर्देशक सिद्धांत वादयुग नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग यानी भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर है। 22, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? पहला मूल अधिकार, दूसरा है बी, मूल कर्तव्य है, और आगे देखते हैं हम लोग सी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो राइट आंसर सी होगा। अब देखते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल। 23 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 के ख, तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 के ग, इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। 24 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 के घ, यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 के घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। इसे अब वेतन संहिता कोड ऑन वेजेज 2019 में समाहित कर दिया गया है। उल्लेखनीय कि रणधीर सिंह बनाम
भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 के घ के आलोक में 39 अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत निश्चित होता है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो बी, समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के घ में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। 27 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सी, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 28 नंबर, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो बी, अनुच्छेद 40। 29 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो बी, अनुच्छेद 40। 30 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन सी, निर्देशक सिद्धांत है। 31 नंबर, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, इसको छोटा करना पड़ेगा, मिलान करने वाला है। सूची 1 और सूची 2, तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन 40 के अनुसार होगा। समान आचार संहिता ये होगा 44। कृषि और पशुपालन है। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास है। तो आपका इसका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है आंसर पंचायतों का गठन तो हो जाएगा आपका 40 से, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा। और उसके बाद आपका तो आप इस तरह से जो है ना, पंचायत का गठन 40 में दिया गया, समान आचार संहिता 44 में दिया गया, कृषि और पशुपालन जो 48 में दिया गया, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण जो अनुच्छेद 50 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। तो इस तरह से है आपका ए का 5 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए का 5, बी का 3 दिया है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ई होगा, ई जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में, अनुच्छेद 40 में। समान आचार संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण जो अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो अनुच्छेद 51 में है। 32 नंबर देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। संविधान का अनुच्छेद, विषय अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। तो 40 तो है आपका पंचायत से है। उसके बाद 44 नागरिक संहिता से है, समान नागरिक संहिता से है। 48 आपका कृषि और पशुपालन से है। यहाँ पर दे रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। तो ए का 1, बी का, ठीक है छोड़िए, सी का 3 और डी का 4। तो राइट आंसर बी का 2 होगा। काम करने का 41 में। तो राइट आंसर ए फॉर एप्पल।
सही सम्मेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी है। और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर डी जो नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो 48 में नहीं है। समझ गए? ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 1 2 तीनों सही है, ये गलत है। समझ गए? ये 48 जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 48 कृषि और पशुपालन से 48 है। सही सम्मेलन इस प्रकार, अनुच्छेद 39 ए जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन है। नोट देखते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। 34 नंबर, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। तो आपका हो जाएगा आपका डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 ग्राम पंचायतों का संगठन गलत है। कृषि पर ये भी गलत है, ये 48 में है, ना कि 43 यहाँ दिया है, ये गलत है। सामान्य न्याय ये भी गलत है। तो राइट आंसर डी होगा। सही सम्मेलन इस प्रकार है, सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 ए कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 और ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 के घ में है। पैंतीस नंबर, निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची पी सूची आर, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्यावरण की सुरक्षा, काम करने का अधिकार, स्मारकों का संरक्षण। तो ये जो हो जाएगा आपका मिलान करते हैं तो हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये हो जाएगा आपका ए का 2, बी का हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के ई हो जाएगा, काम करने का अधिकार जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी का 3, और स्मारकों का संरक्षण जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 1। ए का ये गलत है, ये भी गलत है, बाकी बी और डी, ए का 2, बी का 1, तो राइट आंसर बी होगा। ये गलत है, राइट आंसर बी होगा। सही सम्मेलन इस प्रकार है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए, पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48 ए, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41, स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विषय संबंधित अनुच्छेद, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। तो ये जो सही है आपका सी नंबर सही है। सही नहीं है, यहाँ पर सही नहीं ना है, ये सही नहीं है, तो आपका सी नंबर सही है, राइट आंसर है। ये जो है सही मिलन है ग्राम पंचायत वाला, और आपका ये भी सही मिलन है और ये भी सही है। गलत जो है ये है गलत, यानी गलत पूछ रहा है, तो सी नंबर आपका आंसर होगा। अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43 बी में है। अन्य प्रसंगत विषय और संबंधित अनुच्छेद सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43 बी में है। अन्य प्रश्नगत विषय और
संबंधित अनुच्छेद सही सम्मिलित है। 37 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण आर, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो है ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा सी। ये सही है परंतु आर गलत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत को मूलतः नरेगा के रूप में वर्ष 2025 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान था जो संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 में के प्रावधान कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, अतः कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। उल्लेखनीय कि दिसंबर 2025 में मनरेगा को प्रतिस्थापित करने हेतु विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, जिसमें मनरेगा के तहत प्रदत्त वार्षिक न्यूनतम रोजगार गारंटी की अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 38 नंबर, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो ए अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग का अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा अब बीबी जी राम जी राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या है कार्यक्रम है। 39 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आपका डी अनुच्छेद 43A। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A यानी 43 का अंतर स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। 40 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर बी अनुच्छेद 43 के ए में। 41 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? तो राइट आंसर बी होगा अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में प्रावधानित है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 42 नंबर, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ए संविधान को उद्देशिका द्वारा, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा, डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो राइट आंसर इसका होगा बी होगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोकसभा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने
के लिए राज्य कदम उठाएगा। 43 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 51। विकल्पगत संविधान के अनुच्छेदों का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 क उद्योगिक प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। अतः अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है। 44 नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। बी, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। सी, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और डी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार यह अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। पैंतालीस नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो सी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। 46 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो डी, अनुच्छेद 51। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो सी, समान आचार संहिता। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया। यह मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्प व्यय व्यक्तियों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 के च समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 के क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 के क और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 के क। 48 नंबर, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो बी, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। 49 नंबर, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ये बच्चों के, 2 स्त्रियों के, 3 जनजातियों के या 4 दलितों के? अपना सही उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका सी होगा, 1 2 3। 1 2 3 सही है। संविधान में बच्चों, स्त्रियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो आपका डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के क के तहत अब 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। 51वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है या हैं? पहला, मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। दूसरा, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा बी, केवल 2। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध मूल अधिकारियों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 के सब क्लॉज 1 के तहत किया गया। अतः स्पष्ट है कि केवल कथन 2 सही है। तैतालीस नंबर, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो राइट आंसर बी होगा, यानी कि 2 और 3 सही है, बाकी 4 गलत है और 1 गलत है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन, जो अनुच्छेद 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास, अनुच्छेद 43। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों को शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, अनुच्छेद 47। गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास, अनुच्छेद 48। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विकल्प बी सही उत्तर है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो बी, पर्यावरण का संरक्षण। प्रश्नगत विकल्पों में से विकल्प बी का प्रावधान पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 क तथा मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 क के 6 में शामिल है। अन्य विकल्पों में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना तथा समान नागरिक संहिता केवल नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्रमशः अनुच्छेद 43 के क एवं 44 में शामिल है, जबकि माता पिता अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाए यह केवल मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 के क के ट में शामिल है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो सी, ई और बी में। राइट आंसर सी होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ेगा अनुच्छेद 48 के ई या 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 के ए, जी, 51 के क यानी 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 56 नंबर, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ए, राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। 57 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ए, प्रौढ़ शिक्षा। बी, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। सी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। डी, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। तो इसमें जो है ए होगा। ये जो दिया गया है, क्या दिया गया? तो प्रौढ़ शिक्षा पर शांत है क्या संविधान? इसके बारे में संविधान शांत है तो आपका प्रौढ़ शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित इनमें कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के प्रावधान, अनुच्छेद 43 में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का, अनुच्छेद 39 क में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86वें संशोधन से अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? सी, मुक्त कानूनी सलाह। प्रश्नगत विकल्पों में मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 के क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय से वंचित हो सकने वाले नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। 59 नंबर, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तभी 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 से प्रभावी भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र किस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह राज्य विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने का अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या योजना द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। 60 नंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 के क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। 61 नंबर, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? पहला, जो है रुपये 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। दूसरा, रुपये 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा, रुपये 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के सदस्य को। 4, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका राइट आंसर ए होगा, 1 और 2, ये और ये गलत है। संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 के 1 के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं। पहला, महिला और बच्चे। दूसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य। तीसरा, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित। चौथा जो है औद्योगिक कामगार। पांचवा, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति। छठा, हिरासत में व्यक्ति। सात नंबर, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है। 8, मानव तस्करी या बेकार से पीड़ित व्यक्ति। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 के
एच के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपये तथा कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले समान व्यक्ति तथा 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। 62 नंबर, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो डी सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है तो डी नंबर, बाकी सभी है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 के क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रशिक्षित करने का प्रयास करेगा। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19 का सब-1 के ए में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार में निहित माना है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ये समान नागरिक संहिता। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। चौसठ नंबर, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। पहला, मद्य निषेध। दूसरा, फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध। तीसरा, बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध। चौथा, अस्पृश्यता का निषेध। निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर सी, यानी कि आपका सी सही है, केवल 1। मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं। 65 नंबर, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सी, अस्पृश्यता उन्मूलन जो है किस में नहीं है? तो डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये नहीं है, बाकी सभी है। संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अंतिम विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 के घ में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 के क में तथा काम हेतु न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। 66 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो डी, केटी शाह ने। केटी शाह ने संविधान सभा में बहस के दौरान कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। एक चेक ऑन ए बैंक पेएबल व्हेन एबल ओनली इफ द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। 67 नंबर,
भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला मूल अधिकार, दूसरा मूल कर्तव्य, तीसरा राज्य की नीति के निरंकुश तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? तो राइट आंसर बी होगा, यानी कि 3 नंबर, बाकी सभी नहीं है। ये तो है नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं है, तो केवल 3 यानी बी नंबर सही है। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों आधार राज्य के संवैधानिक लक्ष्य विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 68 नंबर, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध है? पहला समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा समान नागरिक संहिता, तीसरा छोटे परिवार का मानदंड, चौथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो क्या होगा आपका? 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। 3 और 4 गलत है, तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका बी। 1 और 2 सही है, यानी बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 50 के क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, किंतु इसका प्रभाव भी नीति निर्देशक तत्व जैसा ही है और यह राज्य का बाध्यकारी या वाद योग्य नहीं है। अब देखिए यहाँ से मूल कर्तव्य शुरू होता है। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, नोट देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेस्वारदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या, कुल संख्या कितने? 11 है। ठीक है, अभी 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने, नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के संबंध में शिक्षित करने के लिए वर्ष 1998 में जीएस वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 के क मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ग भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। घ देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अंगा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों को समान के विरुद्ध हैं। च ये तो लिखा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। वाह, नीट का एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। एग्जाम जितने भी पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है दिल्ली में, पटना में, अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट के साथ, मतलब सारा ठेका जो है आम आदमी ने लिया है, स्टूडेंटों ने लिया है। इन नेताओं का कोई जवाबदेही नहीं है, इन पुलिस अधिकारियों इनका कोई जवाबदेही नहीं है। ये बस भ्रष्टाचार करेंगे, लूटेंगे, पाटेंगे। आप प्रदर्शन कीजिए शांति से, तो उसको भी मारते हैं, पीटते हैं। वीडियो में अभी देख रहा था कुछ देर पहले, तो एक लड़की के, मतलब लड़की जो प्रदर्शन कर रही है उसको, मतलब पीछे से पुलिस वाला साला उसके पिछवाड़े में, मतलब नहीं होता है उसमें, डंडा घुसा रहा है। इतना दुष्ट हरामी है। अपनी उसकी बेटी होती उसकी जगह पर घुसाता, वो दांत चिया रहा है, हंस रहा है, लड़के के पीछे मार रहा है। मतलब अब समझ रहे किस पर मार रहा है।
सारा ठेका, ये जो कर्तव्य है, सारा कर्तव्य मतलब ठेका आम जनता ने लिया है, स्टूडेंट ने लिया है। ये नौटंकी करेंगे, ये गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। सबके सब चोर है, सबके सब मतलब भ्रष्टाचारी है। जो नर्क में सजा दी जाती है उनको सजा यहाँ पर देना चाहिए। जिस तरह से नेपाल में थुराए हैं, पिटाए हैं, श्रीलंका में, नेपाल में, वैसे ही इनको अब पिटाने का समय आ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से। मजाक बनाकर रखे हैं, नौटंकी चल रहा है। कोई भी एग्जाम दो, पेपर लीक, भ्रष्टाचार। पुल अभी एक फिर देख रहे थे कुछ देर पहले, कोई पुल बना है 26 करोड़ का, 4 दिन में वो मतलब दरक गया है, मैंने खत्म पुल। कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। सहारा को खा गए, सहारा में जितने लोगों का पैसा था आम आदमी सब खा गए। LIC का पैसा भी ये लोग उड़ा रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपया LIC से लिए हैं, क्या वो पैसा देंगे ये लोग? खजाना खाली है बिहार का। अब बिहार के लोगों पर टैक्स लगाने की बात चल रही है, हर चीज के लिए टैक्स तो लगाओ ना, उसके बाद देखो कैसे लोग तुम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अब बहुत नौटंकी हो गया तुम लोगों का। मजाक जो बना कर रखे हो ना, आम जनता, आम पब्लिक लोग परेशान है, इनका नौटंकी चल रहा है इन लोगों का। सारा सिस्टम, सारा नियम जो है ना, सारा चीज सब मतलब आम आदमी के लिए है। जितने भी किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई भी सरकारी अधिकारी हो, चाहे पुलिस विभाग में, चाहे कोई भी हो, बिना घूस के काम नहीं करता है। काम नहीं करेगा 10 दिन दौड़ाएगा, आइए जाइए दौड़िए, ये वो नौटंकी चल रहा है। हटाओ सब सारी चीजों को प्राइवेट करो, सबको प्राइवेट करो, हर चीज को प्राइवेट करो। देश का प्रधानमंत्री प्राइवेट हो, राष्ट्रपति प्राइवेट हो, सबको सब प्राइवेट करो। चलिए 4 नंबर देखते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 6 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुराधार की भावना का विकास करें। 6 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ज्ञ व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। पहली बात यह है कि अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री बन रहा है, बिहार में भी बना है। जिस पर अपराध किया है और अनपढ़ गवार है, जिसको नहीं आता है, वो मतलब मुख्यमंत्री बन रहा है। पढ़े लिखे लोग रोड पर झांक मार रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ गवार है। उसका यूपी का योगी जो, वो भी वही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके बाद जो योगी बनेगा, क्या बनेगा वो? उसका शिक्षा से मतलब है ही नहीं। यूपी के स्टूडेंट से पूछिए, 8 साल या 10 साल उससे ज़्यादा हो गए, कितनी जो है टीचर की, शिक्षक की बहाली आई है यूपी में। सारे यूपी में बहुत तेजी से जो है सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। योगी को शिक्षा से मतलब थोड़ा ना है। योगी भी तो अनपढ़ गवार है, उसको क्या आता है? पढ़ा लिखा होता तब ना समझता कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का मतलब क्या होता है। एक बहुत बड़े महान व्यक्ति ने कहा था कि वो देश इस दुनिया में राज करेगा और वो देश विश्व शक्ति बनेगा जो शिक्षा में आगे होगा। जो शिक्षा में आगे होगा वही रिसर्च करेगा, वही नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें लाएगा और वही दुनिया में बेचेगा और वही राज करेगा। अमेरिका इतना आगे क्यों है? नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें करता है। और यहाँ पर अनपढ़ गवार जाहिर प्रधानमंत्री से लेकर सब बन जा रहे हैं मुख्यमंत्री। पढ़ाई से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाए पढ़ाई, गया तेल लेने, पढ़े लिखे तो है नहीं। उनको क्या मतलब पढ़ाई लिखा क्या होता है? अनपढ़ गवार जाहिल आगे बन गए मुख्यमंत्री, समझते हैं साहब क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई का, ऐसे मुख्यमंत्री बने, ऐसे सब बनेगा। गधे को नहीं पता है कि दुनिया जो टेक्नोलॉजी से चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए रिसर्च हो रहे हैं। रिसर्च को छोड़िए ना, यहाँ पर रिसर्च क्या होता है। अभी जो है इसरो से कितने वैज्ञानिक छोड़े हैं? 100 से ज्यादा वैज्ञानिक छोड़ दिए। क्यों? देश का प्रधानमंत्री बोले हम चौकीदार हैं, सबसे बड़ा चोर तो वही है, चौकीदार हैं। 100 स्मार्ट सिटी बने, कहाँ बना? 15 लाख आएंगे, कहाँ आया? सारा सिटी का पैसा भी खा गए।
राम मंदिर बना उसका भी पूरा घोटाला, भगवान राम को भी बदनाम कर दिया ये लोग। वो भी सोच रहे हैं कि पता नहीं किन लोगों को मतलब क्या बताएं अब, उनको भी बदनाम कर दिया, उनके नाम पर वोट लिया, सब नौटंकी कर रहा है साहब, काम कुछ नहीं, सब खाली चूतियापंथी हो रहा है। और उधर नितिन गडकरी हैं, पुल बना रहे हैं, जहां देखो पुल खत्म, सारी चीजें खत्म। उसके बाद इथेनॉल, अपने बेटे को जो है, बेटे का पुत्र मोह भंग, पुत्र के मुंह में जो है ना पूरे देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं। इथेनॉल मिला रहे हैं, गाड़ी का माइलेज कम हो जा रही है। मेरी गाड़ी जो नई गाड़ी है 50 का एवरेज होना चाहिए जिसका, उसका एवरेज है 30 है, 30 नई गाड़ी का है। इंजन खराब हो जा रहा है, नौटंकी पर नौटंकी चोदे जा रहे हैं। ऐसे तो बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो है ना, ये सुधरने वाले लोग नहीं, लातों की बात बातों से नहीं मानते हैं, और वो बात लात से ही मानेगा। और कुछ लोग लात से भी नहीं मानते, वो हथियार की भाषा समझते हैं। भगवान कृष्ण समझाए हैं, पहले बात से समझाओ, नहीं समझा तो लात दो, लात से नहीं समझा तो हथियार उठाओ। कुछ लोग हैं, कुछ देश है जो है ना हथियार की भाषा समझते हैं, जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, चीन भी है, वो चीन भी वो समझने वाला नहीं है, उसको भी बढ़िया से ठुकाई करना पड़ेगा जबरदस्त तरीके से। तो यही सब नेता है जितने हैं सब, नेपाल में जो थुराए हैं पिटाए हैं, इसलिए पिटाए हैं थुराए हैं। श्रीलंका में दौड़ा दौड़ा के मारा, नेपाल में दौड़ा दौड़ा के मारा, इसलिए क्योंकि ये लातों के भूत हैं। सारा ठीका आम जनता लगेगी। अब बिहार में टैक्स लगेगा, दारू बंद किया तुमने, 60,000 करोड़ का राजस्व की हानि हो रही है। तुम इतना बड़ा मूर्ख है कि कोई भी देश इस दुनिया में, जब से ये दुनिया चल रही है तब से लेकर आज तक बंद नहीं हुआ है, ना था ना है ना होगा कभी। देवता सोमरस पीते थे, सोमरस देवता पीते हैं। दुनिया कोई भी पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो शराब को बंद कर सके, पूरी दुनिया में। गहराई तक सोचिएगा तब समझ में आएगा, रियल में कभी बंद होगा ही नहीं। अमेरिका में जितने भी ड्रग्स अफीम सारी चीजें जाती है, कहां से जाती है? चीन से जाती है, चीन से जाती है। उसके बॉर्डर पार करके लोग जाते हैं, घुसते हैं और बेचते हैं, मैक्सिको से, उधर से, कनाडा से। पूरा रोक पाएगा? विश्व शक्ति तो है अमेरिका, कभी नहीं बंद होगा। न वैश्यावृत्ति कभी खत्म होगी, ना दारू शराब कभी भी। वैश्यावृत्ति प्राचीन काल में भी थी, जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, ऐसे नहीं है ये सब। चले हम दारू शराब बंद करेंगे, बगल के पड़ोसी में राज्य में बिक रहा है, तुम सोच रहे हो कि बंद कर दो, बंद हो जाएगा? आम जनता से परेशानी हुई है। 60,000 करोड़ का राजस्व जो हानि हो रहा है, उसका टैक्स किस चीज का? चावल से लेकर दाल, चावल, कपड़ा से लेकर हर चीज पर तो टैक्स है। यूपी में जो पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा था, 100 रुपया, मैं एग्जाम देने के लिए गया था, तो यूपी में पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा था, और बिहार में 111 रुपये लीटर मिल रहा था। पेट्रोल वही पेट्रोल, 11 रुपये ज्यादा, क्यों? तो वो जो बंद हुआ है दारू, उसका तो परिणाम बिहार वाले भुगतेंगे। तो इस तरह के लोग नहीं होना चाहिए। इससे कमा वो रहा है जो बेच रहा है, और पुलिस प्रशासन मजा ले रही है, खा रही है, पूरा बेचवा रही है। जो बेच रहा है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, जो पी रहा है उसको जाकर मुंह में ठूस रहे हैं कि हाँ फूक मारो। बेचवा यही रहे हैं, पिला यही रहे हैं। और किसको नहीं पता है बिहार में होम डिलीवरी हो रही है, फोन कीजिए बस होम डिलीवरी आ गया। मूर्खता जैसी एकदम सोच है। पीने वाले को कोई रोक सकता है क्या? मरने वाले को कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता, मरने वाले को मरेगा ही, किसी के बस में नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारा नौटंकी जब चल रहा है ना, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मतलब लाठी बरसाया जा रहा है, मतलब क्या नौटंकी चल रहा है।
तो यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और चौकीदार चुप है, एकदम चुप, कोई जवाब दे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहरा है और अंधा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है। दुनिया के दूसरे देश में क्या हो रहा है वो पता है, लेकिन इस देश में, दिल्ली में, बगल में है, क्या हो रहा है पता ही नहीं है। एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। इनको चुना गया था देश का विकास करने के लिए, बदलाव के लिए, ये कर क्या रहे हैं। घृणा हो गई इन लोगों को धीरे धीरे बीजेपी से, और बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादा दिन नहीं, ऐसे ही चलते रहा तो बस जिस दिन लोग जब आएंगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। सड़कों पर जब आएंगे, जब जैसे नेपाल में हुआ था और श्रीलंका में, वैसे ही टैक्स आप दीजिए, सब कुछ आप दीजिए, मजा ये करेंगे। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है। पहला, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा डी, ना तो वन सही है, ना ही 2 सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी प्रत्यक्षता वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके अनुपालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अतः कथन 1 गलत है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों के कतिपय खंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ अधिनियम या विनियम बनाए गए हैं, यथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, भारतीय ध्वज संहिता 2002 आदि। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। 2 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। तो सी, स्वर्ण सिंह समिति की। 3 नंबर, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। 4 नंबर, किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो डी, स्वर्ण सिंह समिति। 5, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ए, 42वां संशोधन। 6 नंबर, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है। तो डी, तीसरे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के क के तहत तीसरे स्थान पर अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। 7 नंबर, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो सी, 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A शामिल करके इसके तहत मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है। 8 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो बी, अनुच्छेद 51 के ए।
9 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो ये 1976 में। 10 नंबर देखिए, संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो 1976 द्वारा। 11 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो C4A में। 12 नंबर, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो आपका डी, भाग 4 का कॉम है। 13 नंबर, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 का सदस्य रहे? A.R. अंतुले, B. S.S. रे, C. हरिदेव जोशी, D. C.M. स्टीफन। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो C, A, B और D, A, B और D। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित को जोड़ा गया, अतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। प्रश्नगत विकल्पों में A.R. अंतुले, S.S. रे तथा C.M. स्टीफन इस समिति में शामिल थे। 14 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो आपका डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15 नंबर, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो बी, भाग 4 के कॉम है। हाँ, उन लोगों के लिए जो अभी जो स्टूडेंट्स के साथ जो भी हो रहा है और वो लोग जो जिनको स्टूडेंट्स का दर्द, उनकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है और इस देश का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट बर्बाद कर दिया गया है और जो इसके विरुद्ध में है, यानी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई, उसके बाद भी ये जो है ना तलवे चाटने वाले लोग जो हैं, उसके लिए मेरे चैनल पर कोई स्वागत नहीं है। उसके लिए मेरे जगह पर चैनल पर कोई जो है ना आपका ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। दूसरी बात, यूट्यूब से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए मेरे चैनल पर कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पर ना देखें ना आए। मैं स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आगे भी फ्री में पढ़ाऊँगा और मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई धंधेबाज नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना ही इसमें मेरी कोई दिलचस्पी है। मैं फ्री में पढ़ाने वाला एक आम एक लड़का हूँ और ऐसे लोग ये जो हो रहा है अन्याय, इसका जो साथ देने वाले जो लोग हैं वो भी अन्यायी ही है। पाप का साथ देने वाला पापी ही होता है, देशद्रोही का साथ देने वाला देशद्रोही ही होता है। तो मेरे चैनल पर ऐसे लोगों को कोई स्वागत नहीं है। यूट्यूब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को मेरे चैनल पर, उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, रियल में स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जिनका एक सपना है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को जो है आगे लेकर चलना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनमें जो है ना एक जुनून है, एक जिज्ञासा है। ऐसे लोगों के लिए मेरे चैनल पर स्वागत है। बाकी बेकार के लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये वैसे ही चैनल पर जाए जहाँ पर उस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं उन सारे स्टूडेंट्स के साथ हूँ जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि इससे जो है ना मैं भी भुगतता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भुगता है, मैंने भी भुगता है। ये सब पेपर लीक होना क्या होता है, मैं अच्छी तरह से भुगता हूँ। दूसरी बात,
जब एग्जाम होता है तो ट्रेनों में कैसे बच्चे जो हैं भर भर के कैसे किस तरह से किस हालत में जाते हैं, कैसे वहाँ पर जो है ट्रेनों स्टेशन पर जाकर सोते हैं, कैसे एग्जाम देते हैं, किस तरह से, ये मेरे साथ भी हुआ। मैं भी गया हूँ ट्रेनों में ठुस ठुस कर भर भर के, जैसे भेड़ बकरी नहीं भरे जाते हैं वैसे। उसके बाद जाकर स्टेशन पर सो, ठंड के दिन हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कोई भी हो, मच्छर काट रहा है नहीं काट रहा है कोई देखने वाला नहीं है। तो इस तरह से एक स्टूडेंट का आदर्श एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, और वो व्यक्ति नहीं समझता है जो स्टूडेंट था और जिसकी जॉब लग गई है। वैसे लोग नहीं समझते हैं, वैसे लोग समझते नहीं हैं। आप बहुत रेयर में कोई होगा जो समझता होगा, नहीं तो जैसे ही बनते हैं ना ये कुछ भी, उसके बाद बाढ़ में गया स्टूडेंट सब तेल लेने गया, मेरा क्या, मेरा तो जॉब हो गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता। ऐसे मैं देख चुका हूँ बहुत सारे बार पेपर लीक हुआ है, और उसमें जो है बहुत सारे बार जो है प्रदर्शन करने के लिए स्टूडेंट गए हैं, ठीक है, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है, पानी का बौछार किया गया, सारी चीज़ें हुआ है। उसी में से दो दोस्त थे, तो एक दोस्त का बाद में जो है जाकर क्या हुआ कि पुलिस विभाग में क्या हुआ, उसका नौकरी हो गया, नौकरी हो गया। उसके बाद एक जो दोस्त था उसका नहीं हुआ था, तो फिर जो दूसरा जो एग्ज़ाम जब हुआ तो उसका पेपर लीक हुआ, तो ये लोग प्रदर्शन करने के लिए गए थे, तो उसमें वो लड़का जो था वो भी था, वो पुलिस में था, तो उसने जो है ना किसी पर भी दया नहीं दिखाया, लाठी चार्ज करना शुरू, उसको कोई मतलब नहीं था। उसने बड़ी जल्दी भुला दिया कि एक समय ऐसा था कि मैं भी इसमें शामिल हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। समझ गए, बहुत जल्द लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए सुनने के बाद बहुत मतलब बुरा लगा कि लोग जो है ना ऐसे होते हैं। जो पुलिस विभाग में है ना, वो लोग भी इस रास्ते से गुजरे होंगे। हाँ, जो पैसे से खरीद कर बना होगा उसका तो बात ही अलग है, जो पेपर लीक करवा के बना होगा जैसे तैसे उसका तो बात ही अलग है, वो थोड़ा ना समझेगा। लेकिन वो लोग जो मेहनत करके बने हैं ना, वो इस दर्द से गुजरे होंगे, इस रास्ते से गुजरे होंगे। लेकिन जैसे बन जाते हैं ना, उसके बाद एक कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। समझ गए, तो वही सारी चीज़ें हैं। ये जो लाठी चार्ज कर रहे हैं जितने भी पुलिस वाले हैं, ये सभी भी उसी रास्ते से गुजरे होंगे, फिर भी बहुत जल्द भूल जाते हैं। ये थोड़ी सी भी दया नहीं होती है इनके पास कि कल इनके बच्चे भी होंगे और उनके साथ यही होगा, तब समझ में आएगा। सोलह नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल है? तो सी अनुच्छेद 51 का। 17 नंबर, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो बी मौलिक कर्तव्य। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए 42वां। 19 नंबर, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो बी 42वें संशोधन के द्वारा। 20 नंबर, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो सी मौलिक कर्तव्य। 21 नंबर, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय इसे अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी जारी कर सकता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, यह सीधे सीधे रिटू द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन सही है। 22 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये आम चुनाव में मतदान। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन
द्वारा 3(1)1977 से जोड़े गए। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जो मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1/4/2010 से मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई तथा ये 10 से 11 हो गए। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। सी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। डी, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ई, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रार्थनाओं का त्याग करें जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध है। एफ, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जी, प्राकृतिक पर्यावरण के, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आई, 1 नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। आई है। जे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। के जो है, माता पिता का या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चों या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अतः उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत विकल्पों में आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। अगला सवाल देखिए 23 नंबर, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आपका बी, 11। 24 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो ए, संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य प्रथम खंड क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 25 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। प्रश्नगत विकल्पों में हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क के च के तहत शामिल किया गया है। 26 नंबर, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें इनमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। अन्य तीनों प्रश्नगत विकल्पों के कथन मूल कर्तव्यों में शामिल है। 27 नंबर, निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो राइट आंसर आपका सी होगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 क के घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 क के च के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 क के झ के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक
कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? ए, देश की रक्षा करना। 2, आयकर अदा करना। 3, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण। 4, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही चयन करना है, तो राइट आंसर 1, 3 और 4 सही है। समझ गए, 1, 3, 4 सही है, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। तो राइट आंसर होगा डी। अगला सवाल है 29 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या है? पहला, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। दूसरा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। तीसरा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। 4, व्यक्ति और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत है। तो राइट आंसर सी होगा। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं शामिल है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। 30 नंबर, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो डी, वन्य प्राणी। संविधान का अनुच्छेद 51 क के 6 के तहत मूल कर्तव्य में वन जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने के बाद कही गई है न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जनजाति के मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। 31 नंबर, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो सी, अनुच्छेद 51 के क। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 क के 6 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 के क 48 ए में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ए होगा। बाकी सब सही है, और यहाँ पर गलत पूछ रहा है तो गलत यही है, तो इसलिए ए होगा। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A अनुच्छेद 51 ए जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद 35 का हिस्सा नहीं है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सी नंबर नहीं है मौलिक कर्तव्य, बाकी सभी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, खंड जी में राष्ट्रगान का आदर करना, खंड ए में तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, खंड ए आई में शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। भारतीय संविधान के भाग 4A यानी 4 का मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य तीनों प्रश्नगत विकल्पों का कथन मूल कर्तव्यों में शामिल है। 36 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ए, लोक चुनावों में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 क के ज के तहत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 क के झ के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है।
37 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है संवैधानिक भाग और विषय। तो राइट आंसर आपका डी, भाग 4 में मूल कर्तव्य, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है। नहीं पूछ रहा है तो डी नंबर आंसर होगा। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अनप्रसंगत युग्म सम्मिलित है। 38 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य की लोकसेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। दूसरा, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। तीसरा जो है, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का निषेध। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही, कितने जो है सही सुमेलित है? तो सभी तीन जो है राइट आंसर सी सही है, तीनों सही है। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में है, अतः युग्मों सही सुमेलित है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, संविधान में मूल कर्तव्य भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के एफ में है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। कारखानों में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को नियोजन का निषेध संविधान में मूल अधिकार भाग 3 के तहत अनुच्छेद 24 में है, अतः युग्म 3 भी क्या है? तो सही सुमेलित है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी है। 39 नंबर, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा कर और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? राइट आंसर डी में, मूल कर्तव्य में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 40 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तभी 11। इसको छोटा करना पड़ेगा। 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। विषय, भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। बी, प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना। सी, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास। डी, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो राइट आंसर इसको मिलान करना है, तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो चलिए, आपका हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके अनुसार जो हो जाएगा आपका राइट आंसर बी होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना जो हो जाएगा अनुच्छेद 51 ग में होगा। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना जो है अनुच्छेद 51 क के 6 में हो जाएगा और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास हो जाएगा अनुच्छेद 51 क के ज में हो जाएगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। तो चलिए, आज हम लोग आगे देखते हैं अगला। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। विषय, भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 के ग में दिया गया। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना जो है अनुच्छेद 51 क के 6 में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास अनुच्छेद 51 क के ज में। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में।
इसी के साथ जो है मौलिक कर्तव्य समाप्त हुआ और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन राष्ट्रपति के बारे में, और ये जो है VVI है। VVI तो सभी है, लेकिन इससे सवाल पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आज के लिए हम लोग इतना ही। कल हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे और राष्ट्रपति से आगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। अपना नाम, अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, फ्री में मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास संसाधन होंगे तभी मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।